It's all about humanity. नमस्ते मित्रों, मैं विनय निगम आज आपका स्वागत करता हूं अपने मोनोमिनाटिक चैनल में। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि चैनल का नाम क्यों बदला, तो वही उसके कुछ कारण है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो भाई चलो, आज हम आए हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, लेकिन मैं एक तरह से हिंदी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है। ओके, तो भाई ये एक तरह से है RBSC की किताब है, लेकिन अब NCERT हो चुका है। तो भाई मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद हिंदी मीडियम में पढ़ता हूँ। ओके, लेकिन मैं आप प्राइवेट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अम, हम्म, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। तो भाई ये जो पॉइंट है ना, सबसे मेन पॉइंट रहता है। ओके, तो मैंने जिधर लाइन फेरी वो एक तरह से पॉइंट है, तो अगर आप चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं। ओके, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। हाँ, तो ये जो पॉइंट पढ़ा था हमने, ये भी एक तरह का पॉइंट ही, मतलब ये जो लाइन पढ़ी, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती हैं। तो भाई एक तरह से अगर देखे जाए तो इसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, इस अपने साइंस में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमने देखा है कि इधर आयतन होता है। आयतन का कुल मिला के जो अर्थ होता है वो ये होता है कि आप किसी डब्बे में कितनी चीज़ें रख सकते हो, या किसी सिलेंडर के अंदर आप कितने गैस भर सकते हो, वही। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मैं भूल गया था। सही है सही है सही है। हाँ ठीक है, गिरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता आ रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत करा है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। ओके, ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हैं। और आपको एक बात बता दें, हमारे धर्म में ये बताया गया है कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। जैसा कि इसमें बताया है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। तो वही मैंने जो बात कही थी वो ही इधर आई है। बट मेरे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये सजीव कैसे 5 तत्वों से मिली है, क्योंकि ये तो लोहा है वैसे, लेकिन पृथ्वी तो है ही सही, पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है लोहा। तो हाँ, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। हाँ, तो भाई अगर जिनको नहीं पता कि अध्याय का क्या मतलब होता है, तो आपको बता दूँ। अध्याय का मतलब होता है चैप्टर या लेसन, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे ना तो वो पाठ के हिसाब से आएगा, लेकिन ये एक तरह से अध्याय है, वैसे शुद्ध हिंदी का शब्द है।
तो इसे हम इंग्लिश में लेसन या चैप्टर बोलते हैं। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ हाँ पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्ययनों में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी देख सकते हैं दोनों ही पॉइंट एक साथ हैं। पता नहीं ये क्या है, लेकिन समझ के बाहर है, लेकिन फिर भी देखते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है। भाई ये मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी कहना कोई पॉइंट है। ओके। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। हाँ, ये अपन कह सकते हैं, रेत की तरह मिलकर बने हैं। जैसे कि हमारा जो शरीर है ना, वो कोशिकाओं से बना है। और ये चीज़ हमने पिछली क्लास 8th क्लास में पढ़ी थी, और हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानते भी हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। तो भाई जो क्रियाकलाप है वो इधर चलो पढ़ते हैं। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। यानी एक तरह से निशान का मतलब है मार्किंग कर दें। यानी 100 ml का बीकर भरना है और इस बीकर को पानी से आधा भरना है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि शर्करा जो शर्करा होता है वो स्टार्च से बनता है। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ, ये कहाँ गायब हुए? ये जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलापों में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा वो पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो वह यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर है। और जिन्हें घन का मतलब नहीं पता, वैसे घन का मतलब तो पता नहीं होगा तो क्या है भाई। इधर ये जो 3 है नाम, एक तरह से यहाँ पे 3 की पावर दी गई, तो इसे अपन एक तरह से क्यूब बोलते हैं। जो इसे क्यूब बोलते हैं उनको मैं बता दूं कि ये असलियत में वही घन होता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। 1 लीटर बराबर 1 डायमीटर स्क्वायर एंड 1 लीटर is equal to 1000 ml. 1 meter is equal 10 क्यूब सेमी क्यूब। ये चीज़ मेरे थोड़े बल्ले ने पड़ रही, शायद हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मात्रक तो लिखा रहे हैं हमारे। मात्रक यानी एक तरह से डिग्रीज, वैल्यूज कह सकते हैं। okay. तो भैया एक तरह से इधर जो क्रियाकलाप हमें बताता है, नहीं एक्सपेरिमेंट, जो क्रियाकलाप में नहीं समझते ना उनको मैं बता दूँ, ये एक तरह के एक्सपेरिमेंट ही बता रहे हैं। देख लो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो बीकर है, ये वाला देख लो, ये बुलबुले और ट्रे हैं इसमें, और ये नमक मिलाने के बाद हो रहा है। फिर वहीं अगर अपन दूसरा देखें तो इसमें जो नमक है वो तली पर बैठ रहा है, और फिर उसके बाद जो नमक है अब वो भी बुलबुलों के साथ
हमें दिख रहा है। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गलत हो गया ना। हाँ भाई, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो जो मेरी उम्र के उनको में मित्र, जो मेरे से बड़े हैं उनको भाई, और जो मुझसे छोटे हैं उनको उन्हीं के नाम से जो भी समझना चाहे। तो भाई उनको मैं बता दूं कि ये समावेशित भी एक नया शब्द है, उसको आप एक तरह से गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो अब एक नया एक्सपेरिमेंट, पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। क्रियाकलाप, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। भाई जो मिस्टर इंडियन हैकर को जानता है वो पोटेशियम परमैंगनेट को भी जानता होगा। पोटेशियम परमैंगनेट भी एकदम अलग ही चीज़ होती है। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। हाँ तो भाई इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम परमैंगनेट और जल का मिश्रण एक तरह से घोल ही है। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। अब ये भी एक अलग ही चीज़ है वैसे। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। तनुकृत का मतलब लाना है। क्या जल अब भी रंगीन है? अभी हम अगले में देखते हैं। एक स्थिति में कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहेगी। डेटॉल का मतलब जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, डेटॉल का एक एंटीसेप्टिक मिलता है बाजार में, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो अपने होते हैं नमक, शर्करा, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट पानी में जाकर विकृत यानी फैल जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं मतलब। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। समावेशित का मतलब होता है मिल जाते हैं। अब पता पड़ा। तो इसका जो लोग मत मतलब जो लोग इसका मतलब नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, मिल जाते हैं। जाते हैं। ओके, ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। यूँ तो अगर कोई खुशबूदार है तो आपको थोड़ी दूर से उसकी खुशबू सूंघने को मिल जाएगी, और अगर थोड़ी कम खुशबू वाली तो शायद आपको थोड़ा पास जाना पड़ सकता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? ज़्यादा मेरे को लगता है वही खेल इधर जो मैंने बताया। अपने प्रेक्षण को नोट करें। अब इधर 1.4 एक्सपेरिमेंट,
जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें और फ्रैक्शन को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? एक मिनट जरा पहले पढ़ता। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? क्रियाकलाप 1.5 एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरें। गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? तो भाई अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मेरी कहीं ना कहीं स्विमिंग क्लासेस चालू हो गई हैं। तो भाई मैंने यूँ तो वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो और यही मेरा चैनल है, वैसे इसी चैनल पे अपलोड भी करी है। तो भाई मैं आपको इसकी एक क्लिप दिखाता हूँ, तो आप ज़रूर देखना। चलो इधर देखो पहले। प्रिंस भैया, ओ प्रिंस भैया, देखो देख के बताओ। अरे इसको लेके नहीं आनी है। अरे पापा, अबे ऐसा उतारेगा सीधा पानी में जाएगी। अरे देख ले रहा हाँ तो भाई मज़ा आया ये क्लिप देखकर। अगर आया तो इस वीडियो पर भी कहीं ना कहीं लाइक कर देना और पूरा वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ओके, तो प्रयुक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो भाई इधर हमें एक नया शब्द देखने को मिला, गतिज ऊर्जा। वह ऊर्जा जो गति करती है, वह ऊर्जा जो गति करती है। राइटिंग के लिए माफ करना क्योंकि मैं
पहले ऐसा नहीं करता था, ये नया नया शुरू करा है मैंने। ओके, तो भाई अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ये भी बता सकते हैं, क्योंकि पहले मैं अर्थ नहीं बताता किसी चीज़ का, बताता था। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। तो भैया ये भी एक बढ़िया शब्द, अंतः मिश्रित। भाई जिन्होंने सेवंथ पढ़ रखी है उनको तो अंत श्रवण का मतलब पता ही है। तो अंत मतलब मैं श्रवण की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अंत की बात कर रहा हूँ। अंत का मतलब होता है अंदर। तो भाई अंदर ही मिल जाना। क्यों अंदर ही मिल जाना। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण ये एक बहुत बड़ी परिभाषा है, तो हमें इसके इंग्लिश मीनिंग देखने को नहीं मिले, बस पाठ के देखने को मिले। ओके, हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो तो ये जो आकर्षित है इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एट्रैक्ट। ओके, एट्रैक्ट बोलते हैं अपन इसको। एट्रैक्शन कहते हैं ना, तो उसे अपन एट्रैक्ट कह देते हैं। आकर्षित थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एट्रैक्शन ही बोलता हूँ, लेकिन इसे अपन एट्रैक्ट ही कहेंगे। हाँ, तो क्रियाकलाप 1.6, इस खेल को मैदान में खेलें। वैसे कोई ना कोई खेलने वाला एक्सपेरिमेंट है। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। मानव श्रृंखला मतलब ह्यूमन चेन। पहला समूह ईद मिश्मी, नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कचकर पकड़ें। दूसरे समूह को हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। आप चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? क्रियाकलाप 1.7, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। ये एक अलग शब्द है, भंगुर। अगर किसी को इसका मतलब पता तो कमेंट में जरूर लिखना। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो भाई आज हमने क्रियाकलाप हमने आज टॉपिक 1.3 1.2.3 मतलब आज अपन ने कम से कम 1 से 1.2.3 तक टॉपिक्स पढ़े। बाकी अपन इस वाले को भी पढ़ेंगे आगे। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।